करंट और नॉन करंट में इशू आ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट IS-20 इशू, IS-1 का इशू है, ठीक है। और कल भी मैंने इस पर बात की थी कि ये एक इशू स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं ग्रांट कितने की मिली थी? 60 की ग्रांट मिली थी, फाइन। जब आपको 60 की ग्रांट मिली तो पहले साल में आपने इनकम कितनी बनाई? 20, 3 सालों में होनी थी, तो ये इनकम बन गई, प्रॉफिट और लॉस में चली गई। ये बताएं कि लायबिलिटी कितनी है? 40 की लायबिलिटी, ऐसे ही है। 40 की लायबिलिटी में से करंट और नॉन करंट को अलग करना है, लेट्स से अगले 1 साल में कितनी इनकम बनेगी 40 में से? 20 की, तो ये क्या हो गई? करंट, और बाकी 20 क्या हो गई? फर्स्ट ईयर में। क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा नेक्स्ट ईयर में लायबिलिटी, अब 60 में से 20 तो पहले इनकम बन चुकी थी, अब बैलेंस था शुरू में 40, फिर 40 में से 20 क्या चला गया? प्रॉफिट और लॉस में। तो लायबिलिटी कितने की बच गई? 20 की। ऐसे ही है, इसमें से भी करंट और नॉन करंट करना। अब अगले 1 साल में कितनी इनकम बननी है? और उसके बाद 0, ये सेकंड ईयर में हो गया। थर्ड ईयर में 40 में से मजीद क्योंकि 20 इनकम बन गई थी तो बैलेंस कितना बचा? 20। 20 का 20 ही कहां चला गया? तो लायबिलिटी में क्या बचा? तो अब तो करंट और नॉन करंट का इशू रेज ही नहीं होता। तो इस तरह से हमने हर साल में करंट और नॉन करंट को सेपरेटली आइडेंटिफाइड किया, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है कि आपने देखना है कि टोटल में से कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जा चुकी है, जो बाकी बचेगी वो लायबिलिटी है। ट्राई टू फाइंड आउट टोटल लायबिलिटी फर्स्ट। सबसे पहले क्या कोशिश करें कि क्या मालूम करें कि अभी लायबिलिटी कितनी बाकी है, फिर उसमें से जो नेक्स्ट 12 मंथ की है वो करंट, और जो बाकी बच जाएगी वो नॉन करंट। ये बताएं एसेट कितने का है, ग्रांट कितने की है? 2 बातें बताएं। और एसेट 750 का है, ग्रांट जो है वो 500,000 की है। और आपने सेकंड ईयर में कितनी ग्रांट इनकम बनेगी ये बतानी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यही है। चलें, एक सॉल्यूशन यहां पे शॉर्टकट लग सकता है इस क्वेश्चन में, और एक जो प्रॉपर वे है वो मैं बताता हूं। मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था वो प्रॉपर ही पढ़ाया था, अब प्रॉपर को देखते हैं। ये बताएं कि 750,000 के एसेट पर पहले साल अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 30% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो कितनी बनती है? सही कैलकुलेटर से करें, अगर सही नहीं आता। 220, लेकिन इस साल का इशू नहीं है, इससे नेक्स्ट ईयर का पूछा है। 225,000 लेस कर दें तो एसेट कितने का बचेगा? 525,000। और अब 30% डेप्रिसिएशन 15, ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। और कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रांट को उतना इनकम बनना चाहिए जितना उस पीरियड में जिस प्रोपोर्शन से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, दोनों को भी मिला लूं तो 2 साल की है। टोटल लाइफ की डेप्रिसिएशन कितनी होती है? वो ऑलवेज इक्वल होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट की। क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू बताई गई है? नहीं बताई गई, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होगी? 0। इसका मतलब है कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो है 750,000 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन बना 17500 यहां से, और टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 750,000, ऐसे ही होगी। ये एमसीक्यू नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? ओके। और ग्रांट कितने की है? यही रूल है स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन में। देखें क्या जवाब आता है। 105,000, यही जवाब है। तो याद, अब अगर आप यहां पर आगे देखेंगे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें एक शॉर्टकट लगाया हुआ है। वो शॉर्टकट ये है कि ऐसी कैलकुलेशन 5 लाख पे करके कैलकुलेशन कर दी, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ तब वर्क करेगा जब रेजिडुअल वैल्यू 0 हो। जिस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू 0 नहीं होगी वहां पर ये शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। सही अप्रोच ये है, और जो हमने क्लास में एग्जांपल 14-15 में यूज की। अगर आप इस एमसीक्यू वाली अप्रोच उन क्वेश्चंस पर जाके लगाएंगे तो वो क्वेश्चन भी गलत होंगे। यानी इस एमसीक्यू में जो अप्रोच आगे बुक में यूज हुई है वो सिर्फ इस क्वेश्चन पे यूज हो सकती है, क्योंकि इसमें रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 0। रेजिडुअल वैल्यू अगर डिफरेंट हो थोड़ी सी भी तो फिर सही अप्रोच यूज करनी पड़ती है।
जैसे हमने यहां पर यूज की, जैसे हमने एग्जांपल 14 में यूज की, जैसे हमने एग्जांपल 15 में यूज की। जी नेक्स्ट चलें जी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। हमने कल एक ये पर्सपेक्टिव पढ़ा था कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए 3 स्टेप में काम करना होगा। पहले स्टेप में काम होगा कि जाहिर बात है पेमेंट हो रही है तो बैंक तो क्रेडिट होना है, जितने की पेमेंट हो रही है उतने से बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपको प्रॉफिट और लॉस में उतनी अमाउंट एक्स्ट्रा एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करनी है कि अगर जो ग्रांट वापस कर रहे हैं वो कभी ना मिली होती तो जितने का आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते, टिपिकली एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और जो डिफरेंस होगा वो सेपरेट डेफर्ड ग्रांट अकाउंट वाले मेथड में डेफर्ड ग्रांट में डेबिट होगा, और जिसमें एसेट की कैरिंग अमाउंट में से डिडक्ट करते हैं उसमें एसेट में डेबिट करेंगे। यही पढ़ा था, बस अब इसको हमने इंप्लीमेंट करना है। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। 1 जनवरी 2021 जाम लिमिटेड रिसीव्ड अ कैश ग्रांट ऑफ ₹1.5 मिलियन। अच्छा, ये तो रिलेटेड टू इनकम वाला हमने कल क्वेश्चन कर लिया था, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो आज रिलेटेड टू एसेट करते हैं। फुल रीपेमेंट, पहले कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं? फुल रीपेमेंट। On 1st January, Deep Limited installed a non-current asset with a cost of 5 lakh and received a grant of ₹100,000 in relation to that asset. Asset को depreciate करना है straight line basis over 5 years. Grant को 2022 के स्टार्ट में रीपे करना पड़ा in full on failing to meet the conditions. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करें। क्या करें? जर्नल एंट्रीज पास करें। हम जर्नल एंट्रीज डेवलप करते हैं। ये बताएं सबसे पहले जब एसेट खरीदेंगे 5 लाख का, क्या एंट्री होगी? फाइन। जब ग्रांट रिसीव होगी तो, और अगर हमारा मेथड जो है वो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट वाला हो कि उसे सेपरेट रखना है, तो कैश या बैंक डेबिट होगा और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो जाएगी। फाइन यहां तक। अच्छा, अब 2020 पहला साल स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। 500 का एसेट है, 5 इयर्स की लाइफ है, 1 साल की डेप्रिसिएशन 100 बनेगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट। अब जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है तो ग्रांट को भी इनकम बनाना होगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्योंकि हर साल इक्वल अमाउंट होती है तो इजी कैलकुलेशन है, डिवाइड बाय 5 करके किया, तो ग्रांट को भी इसी तरह डिवाइड बाय 5 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 की ग्रांट है, डिवाइड बाय 5 20, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। गॉट इट? 2020 हो गया। 2021 में भी वापस नहीं हुई ग्रांट, ग्रांट वापस हो रही है 2022 में। 21 में दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो काफी आसान है कि हर साल तो इक्वल डेप्रिसिएशन होती है। इजी है ना? जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हर ईयर की डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, प्रोपोर्शन डिफरेंट है। इसमें तो अगले साल ग्रांट भी जो इनकम बनेगी वो भी सेम ही बनेगी। तो ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट, डेबिट, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। ये अभी तक मैंने क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया जैसे आपने एग्जांपल 10 की हो, वैसे किया ना, क्योंकि अभी तक तो रीपेमेंट हुई नहीं। अब आ रही है रीपेमेंट 1 जनवरी 2022 को, और रीपेमेंट का हमने कहा जी 3 स्टेप है। और वो 3 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फुल में। 100,000 की ग्रांट थी, कितनी वापस करनी पड़ेगी? पूरी 100,000। तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 100,000 से, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया 100,000 से। सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट और लॉस में एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना बनता? अगर ग्रांट मिली ना होती तो क्या ये 20 की इनकम रिकॉर्ड होती? क्या ये वाली 20 की इनकम रिकॉर्ड होती? नहीं। तो देखें, इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि 20 + 20 40 की ऐसी इनकम है जो हमने रिकॉर्ड की है ग्रांट की वजह से। हालांकि अब वो वाली ग्रांट हमें क्या करनी पड़ गई है? वापस। तो पिछले सालों में जो हमने इनकम बनाई है एक्चुअली हम उसको रिवर्स करने के लिए अब क्या बनाएंगे? एक्सपेंस। तो प्रॉफिट और लॉस में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? 40 का। अच्छा, इसको मैं यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं कि 2020 में 20 और 2021 में भी, तो टोटल कितना हो गया? 40। ठीक है। और इसको आप शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लेट्स से कि अगर ये ईयर ज्यादा होते, 4-5 साल होते, तो फिर 5 कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो उसका एक शॉर्टकट आप ये यूज कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि 100 की ग्रांट थी, ओवर 5 ईयर रिकॉर्ड कर रहे थे, 2 इयर्स तक रिकॉर्ड की थी, कितनी अमाउंट बनेगी? 100 डिवाइड बाय 5 20 इंटू 2 इयर्स 40। ये 4 साल होते तो 80 आ जाता। ये शॉर्टकट यूज हो सकता है?
स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है? जब ग्रांट मिली थी तो हमने क्या क्रेडिट किया था, तो अब डेबिट भी क्या करना पड़ेगा, कर दिया डेबिट 60। अच्छा, इस टाइम पर ग्रांट तो अब हो गई 0। ग्रांट कितने की हो गई, चेक करते हैं कैसे हुई 0। ग्रांट के बारे में देखें, 100 से क्रेडिट है, फिर 20 से डेबिट हुई, कितना बैलेंस हो गया 80, फिर 20 से डेबिट हुई, फिर 60 से डेबिट हुई, 0। डेफर्ड ग्रांट खत्म। और ये होना भी चाहिए था, जब सारी ग्रांट वापस हो गई है तो डेफर्ड ग्रांट का कोई बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए था। सही अचीव हो गया। जितना हमने पहले एक्स्ट्रा इनकम रिकॉर्ड की थी वो अब एक्सपेंस भी बना दी, वो रिवर्सल भी हो गया, पैसे पे किए वो भी रिकॉर्ड हो गया, तो एंट्री लॉजिकल भी है और प्रॉपर चीजें भी हो रही है। एसेट कितने का होगा अभी? अब देखिए, एसेट था 500 का, 100 से डेप्रिशिएट किया 400, फिर 100 से डेप्रिशिएट किया 300, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है एसेट की, 3 इयर्स। 5 में से 2 इयर्स गुजरे तो 3 इयर्स, तो एसेट की डेप्रिसिएशन तो अभी भी रिकॉर्ड होगी। एसेट तो नहीं वापस गया ना, ग्रांट वापस गई है, एसेट वापस, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गॉट दिस? अच्छा, एक बात बताएं, ये जहन में रखना आपने कि हमने इस मेथड में कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और जो दूसरा मेथड करेंगे जब, तो उसमें भी कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, 40। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेथड कौन सा है। प्रॉफिट और लॉस में इफेक्ट हर मेथड में क्या है, सेम। अब जरा दूसरे मेथड से क्वेश्चन करते हैं। यही सिनेरियो है, लेकिन क्योंकि लिखा था दोनों मेथड्स, तो अब हम एंट्रीज बनाएंगे डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट वाले मेथड से। पहले तो हमने एसेट को रिकॉर्ड किया 500 का। अब जब ग्रांट मिलेगी तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये एंट्रीज होगी। अब एसेट कितने का हो गया, 400 का। 400 को अगर ओवर 5 इयर्स डेप्रिशिएट करें स्ट्रेट लाइन मेथड में तो 80 बनता है। अच्छा, हालांकि सही तरीका पता है क्या है? सही तरीका ये नहीं है कि हम 400 को डेप्रिशिएट करें। सही तरीका ये है कि हम कहते हैं 100 की डेप्रिसिएशन बनती है, 20 की ग्रांट इनकम बनती है, तो रिड्यूस डेप्रिसिएशन कितने की बनेगी, 80 की। इसलिए हम 80 की रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्चुअल वे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये शॉर्टकट चल जाता है कि आप 400 को भी ओवर 5 इयर्स करके करें तो हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अगले साल, अब इसमें ग्रांट तो है नहीं, बस डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड होनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड अगले साल भी डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड होगी, 80। यही है। अब रीपेमेंट का टाइम आया। रीपेमेंट का टाइम आया, आपने पैसे दिए, कैश तो क्रेडिट ही होना है। अब इसमें अगर मैं एक कॉन्सेप्ट देखूं कि हमने अगर ग्रांट ना मिली होती, और एक कैलकुलेट करते हैं अगर ग्रांट मिली थी। ग्रांट ना मिली होती तो हमारे पहले साल की डेप्रिसिएशन भी कितनी होती और दूसरे साल की भी। लेकिन ग्रांट क्योंकि मिली थी तो हमने पहले साल जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की वो कितनी की, और दूसरे साल 100 और ये कितने से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनती अगर ग्रांट ना मिली होती। इज इट सेम एज दिस? तो प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस बनेगा वो कितना बनेगा, इसको, इसीलिए वो लफ्ज हमने जो यूज किया था वो था क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये अल्फाज यूज हुए, क्यूमुलेटिव। तो एक साल की डेप्रिसिएशन 20 से ज्यादा, दूसरे साल की भी 20 से ज्यादा, क्यूमुलेटिव कितना बना, 40। क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने से, 40। अच्छा, ये काम यहां पर तो मैं शॉर्टकट लगा दूंगा, 100 की वापस की है, डिवाइड बाय 5 into 2। याद रखें, रिड्यूसिंग बैलेंस में शॉर्टकट नहीं लग सकता। रिड्यूसिंग बैलेंस में शॉर्टकट, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी कैलकुलेशन वर्किंग करनी पड़ेगी। ग्रांट मिली होती तो क्या वर्किंग होती, ग्रांट नहीं मिली तो क्या वर्किंग होती, दोनों को यूं ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे मैंने यहां बोर्ड पर किया, क्योंकि उसमें हर साल इक्वल, इसमें इक्वल होता है ना, इसलिए एक साल कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आ जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस तरीके से जवाब नहीं होता, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अब डेबिट क्या करें, जब ग्रांट मिली थी तो क्रेडिट क्या किया था, तो अब डेबिट भी क्या करेंगे, एसेट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर ग्रांट का तो अकाउंट ही नहीं बना, एसेट अब कितने का, लेट्स से चेक करते हैं। एसेट 500 से डेबिट हुआ, फिर 100 से क्रेडिट हुआ तो कितने का हो गया, फिर 80 से क्रेडिट हुआ 320, फिर 80 से क्रेडिट हुआ 240 और 60 से डेबिट हुआ तो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 300। और आइंदा इसकी डेप्रिसिएशन 300 पर 3 साल रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, कितनी बनेगी। तो दूसरा पिछला मेथड यूज किया था, उसमें भी प्रॉफिट और लॉस में 40 किया था, इसमें भी 40। पिछले मेथड में भी रीपेमेंट के बाद एक्सपेंस कितना हुआ,
100, और इसमें भी रीपेमेंट के बाद एक्सपेंस कितना है 100। ये है फुल रीपेमेंट। कौन सी? अच्छा, फुल रीपेमेंट में बाद का स्टूडेंट्स का एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है अगर उन्होंने सिर्फ फुल रीपेमेंट की क्वेश्चन किया कि सर आप खामा इतने मुश्किल से पढ़ा रहे हैं कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए मुझे पता चल रहा है कि पिछले 2 सालों में क्योंकि हमने 40 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था तो अब ये 40 रिवर्स करना है, ये वर्किंग वो वर्किंग, ये तो खामा की बातें। पहली बात तो ये कि खामा की बात नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो आपको वर्किंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इवन स्ट्रेट लाइन में भी अब एक इंटरेस्टिंग बात है, पार्शियल रीपेमेंट हो तो स्ट्रेट लाइन को भी जरा केयरफुली देखना पड़ेगा। पार्शियल रीपेमेंट हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। अब वो देखते हैं। सिमिलर सिनेरियो है, वही 5 लाख का एसेट है, 1 लाख का ग्रांट है, रीपेमेंट 90,000 की हुई है पूरे 1 लाख की। हालांकि ग्रांट मिली कितने की थी 1 लाख, वापिस करनी पड़ी, was repaid on 1st January on failing to meet the few condition। गवर्नमेंट ने कहा सारे ना वापस करो, कुछ आपने काम ठीक भी किया है तो 10,000 रखे रखो, 90,000 आप वापस कर दो। इट कुड बी 80,000 70,000, लेकिन प्रोसीजर सब में सेम होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल रीपेमेंट, गॉट दिस। अब पहली जो एंट्रीज होंगी हमारी वो तो सेम होंगी रीपेमेंट से पहले वाली, कि उसी तरह हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना है, ग्रांट को कम करना है, ठीक है। अब रीपेमेंट आ गई। अब कैश कितने से क्रेडिट होगा 90 से, क्योंकि 90 पे किया तो 90 से, गॉट दिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ग्रांट इनकम कितनी बनाई है 40। अब पूरी 40 तो रिवर्स नहीं हो सकते क्योंकि ग्रांट तो सारी वापस भी नहीं की, सारी वापस भी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, आप कहते हैं जैसे अगर 100 की ग्रांट थी 90 की वापस कर रहे हैं ना, तो 90 को 5 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 36। तो एक्सपेंस कितना बनना चाहिए 36। लेकिन इसको जरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के तौर पे देखते हैं। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के तौर पे ये देखते हैं कि अगर आपको ग्रांट मिली ही सिर्फ कितने की होती 10 की, तो पहले साल कितनी इनकम बनाते 2, दूसरे साल भी कितनी इनकम बनाते 2 + 2 कितना बनता। लेकिन आपने कितनी इनकम बनाई है, कितने से ज्यादा इनकम बना दी आपने, तो अब कितनी इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट और लॉस में 36। प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा, अब पूरा 40 रिवर्स नहीं हुआ, 36 रिवर्स हुआ। इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 वापस कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5 × 2। वंस अगेन ये शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन में लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस में यही करना पड़ेगा कि कितनी ग्रांट तब थी कितनी ग्रांट अब है, और दोनों के डिफरेंस से निकालना पड़ेगा। गॉट दिस। अच्छा, डेबिट डेफर्ड ग्रांट हो जाएगी। अब ग्रांट खत्म नहीं हुई, कुछ रह गई है, देखते हैं कैसे। ग्रांट 100 से क्रेडिट हुई, फिर 20 से डेबिट हुई, कितना बैलेंस 80, फिर 20 से डेबिट हुई 60, ठीक है, और फिर 54 से डेबिट हुई 6। सिर्फ क्या बच गया, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 3 साल। 6 को अगर डिवाइड करें 3 ईयर से 2 आता है, हर साल अब 2 की इनकम बनेगी। अच्छा, दूसरी तरफ एसेट तो वैसे डेप्रिशिएट होगा क्योंकि एसेट तो था ही अलग, 100 का एसेट डेप्रिशिएट किया और ग्रांट को 2 से इनकम बनाया। अब क्या होगा, एसेट अगले साल फिर डेप्रिशिएट होगा, ग्रांट फिर इनकम बनेगी, फिर एसेट एक बार डेप्रिशिएट होगा, ग्रांट। 3 साल जब ये पूरे हो जाएंगे, एक ये हो गया, एक इसके बाद, एक इसके बाद, तो एसेट भी 0 हो जाएगा और ग्रांट भी 0 हो जाएगी। अब ये रीपेमेंट, इसमें एक बात का ख्याल रखें, इस मेथड में हमने रीपेमेंट के टाइम कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 36 रिकॉर्ड किया, और रीपेमेंट होने के बाद जो हमारा एनुअल एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस, वो हो गया 98। कितना हो गया, यानी हमने 100 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, 2 किया प्रॉफिट और लॉस में इनकम रिकॉर्ड की, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 98। बस ये याद रखें, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगर दूसरा मेथड यूज करें, शुरू की एंट्रीज तो वही होंगी सेम। अब रीपेमेंट आएगी तो कैश तो 90 से क्रेडिट होगा। अब इस अंदाज की कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा, जरा करते हैं। हम कहते हैं कि जी आपका जो ग्रांट हमें अगर मिली है सिर्फ 10 की, ग्रांट सिर्फ कितने की मिली है, और अगर ग्रांट मिली होती हमें पूरे
100 की। पूरे 100 के हिसाब से तो हमने ग्रांट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है 80 और 80 विच इज। लेकिन अगर सिर्फ 10 की ग्रांट मिली होती तो ऐसा होता है कि हम कहते हैं 100 की डेप्रिसिएशन है और 10 डिवाइड बाय 2 इसमें से माइनस कर दो। सिर्फ 2 की ग्रांट होती ना फिर इनकम, तो हमारा एक्सपेंस कितना बनता 98। यानी पहले साल भी फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होता और दूसरे साल भी कितना रिकॉर्ड होता 98। 98 प्लस 98 190। कितने से एक्स्ट्रा अमाउंट बनती है? कितने से बनती है? 36 से। सेम प्रीवियस मेथड में भी जो प्रॉफिट और लॉस में अमाउंट गई थी कितनी थी, और क्यूमुलेटिव एडिशनल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन कितनी है 36। लेकिन आप वही शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 90 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 36। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 54 का इफेक्ट जाएगा। अच्छा, अब ये हुआ कि वंस अगेन इसमें डेफर्ड ग्रांट का तो अकाउंट ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, और मैं उसका एक शॉर्टकट आंसर बताता हूं क्योंकि प्रीवियस मेथड किया हुआ। तो अभी हमने प्रीवियस मेथड में देखा था एनुअल एक्सपेंस कितना हो गया था 98। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन भी कितनी रिकॉर्ड होगी 90। अच्छा, कैलकुलेटर निकालें और साथ साथ जरा एक छोटी सी कैलकुलेशन करें। प्लस 500 माइनस 100 क्या जवाब आता है 400। माइनस 80 320 माइनस 80 240 प्लस 54 294 और रिमेनिंग लाइफ है 3 साल। तो बताएं 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? वही बनेगी। एसेट का सारा डेबिट क्रेडिट करें तो एसेट 294 का बनता है, और ओवर 3 ईयर डेप्रिशिएट करें तो कितने पे डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट 98, एसेट क्रेडिट 98। तो मेथड जो भी हो, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट उसका क्या है? सेम है। गॉट दिस? ये हमारे पास एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। आपके पास हैं पास्ट एग्जाम्स? लिया भी कॉपीज या नहीं ली? चलें, अगर मोबाइल में है तो उसमें जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्क्रीन हमारे पास कट हो रही है राइट नाउ। तो मैं खैर रीड कर देता हूं आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन। शार्क लिमिटेड established a desalination plant at a total cost of rupees 300 million in a coastal area to provide clean drinking water. The plant started commercial production on 1st January 2019 and had an estimated useful life and residual value of 6 years and 30 million respectively. तो 2019 का ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें सारे का सारा डाटा जो दिया हुआ है किस चीज के बारे में दिया हुआ है? एक प्लांट खरीदा है, उसकी लाइफ 6 इयर्स है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 30, यही बताया हुआ है। फाइन। दूसरा पैराग्राफ, ऑन 1st January 2020 SL received a government grant of rupees 160 million toward the cost of the plant. अब यहां पे एक ट्रिकी बात है जो अभी तक इस तरह का सिनेरियो हमने हैंडल नहीं किया था, और वो ट्रिकी पॉइंट ये है कि एसेट 2019 में आया, ग्रांट 2020 में आई है। 2019 में एसेट था, ग्रांट नहीं थी। 2020 में एसेट भी है और ग्रांट भी आ गई। यहां पर एक चैलेंज आता है कि मैच कैसे करें। सेम पीरियड में तो ग्रांट को तो 2019 में रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना, क्योंकि तब तो थी नहीं ग्रांट। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। 2020 में जब ग्रांट आई तो रिमेनिंग जितना पीरियड है उसमें मैच करते हैं। 2020 से ऑनवर्ड एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 इयर्स, क्योंकि ओरिजिनल लाइफ कितनी थी 1 साल गुजरने के बाद लाइफ कितनी है। तो अब एसेट रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा जैसे होता है रूटीन में, और ग्रांट को अब ओवर 6 इयर्स नहीं, ओवर 5 इयर्स इनकम बनाएंगे, ताकि जब एसेट खत्म हो तभी ग्रांट भी खत्म हो जाए। गॉट दिस? चल, फिर उन्होंने कहा कि द सैंक्शन लेटर स्टेटेड दैट एसएल शुड आल्सो ऑपरेट द प्लांट फॉर एटलीस्ट 300 डेज इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स। एक शर्त तो ये लगाई, एक तो इस वजह से दी कि भाई आपने प्लांट लगाया, यानी प्राइमरी रीजन ऑफ ग्रांट क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सेकेंडरी कंडीशन भी है कि कितने अरसे, कितने टाइम के लिए चलाना है? 300 दिन के लिए कम से कम साल में चलाना है। 365 दिन होते हैं, 65 दिन होने का बंद भी कर रख लेना, 300 दिन चलना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिले।
और एट इंसेप्शन देयर वाज अ रीजनेबल एश्योरेंस के कंडीशन ऑफ ग्रांट कंप्लाई हो जाएगी और एसएल ने रिकॉर्ड कर लिया ग्रांट को एज डेफर्ड। यहां तक हैप्पी स्टोरी है। 2019, 2020, 21, 22 में, इन 2022 द प्लांट वाज नॉट ऑपरेटेड फॉर 120 डेज। अगर 120 दिन भी नहीं चला तो क्या 300 दिन वाली कंडीशन पूरी हो रही है? ब्रीच हो गई। Owing to this, the government issued a notice to SL for repayment of 100 million. Accordingly, the amount was repaid by SL immediately. उन्होंने कहा जी आपने नॉन कंप्लायंस किया, 100 मिलियन वापस कर। हालांकि दिए कितने थे उन्होंने? 160 दिए थे, 160 दिए, लेकिन वापस कितने मांगे? 100। क्या ये फुल रीपेमेंट है या पार्शियल? तो हमें अब पार्शियल रीपेमेंट हैंडल करनी है। और दे प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सट्रैक्ट्स बनाए। क्या बनाए? चलें, एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए पहले वर्किंग्स तो करनी पड़ेंगी, तो मैं एक ब्रीफ सी वर्किंग बनाता हूं। सबसे पहले ये देखें कि आपने 1 जनवरी को एसेट लिया तो वो 300 का एसेट था। कितने का था? अब इस एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो 300 डिवाइड -30 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 6 इयर्स यूजफुल लाइफ। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 45। तो 45 की डेप्रिसिएशन के बाद एसेट कितने का हो जाएगा? 255। इस टाइम तक ग्रांट नहीं थी, ग्रांट नहीं थी। अब ग्रांट आ गई आपके पास। अब ग्रांट जब आई तो वो कितने की आई? 160। अब क्या होगा? ऑनवर्ड एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। और एसेट को रिमेनिंग 5 इयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करते जाएंगे और ग्रांट को भी किस हिसाब से इनकम बनाएंगे? 5 इयर्स। यहां पे भी कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। फाइन। तो ये बताएं एसेट की कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल इक्वली बनेगी ना। पहले 45 थी तो अब भी 45 भी बनेगी। अच्छा, इसको मैं अल्टरनेटिवली भी कैलकुलेट करवाता हूं आपको। एसेट की रिमेनिंग वैल्यू थी 250, रेजिडुअल वैल्यू 30, रिमेनिंग लाइफ, क्या ये 45 भी आता है? चेक करें। यही आता है। चलें 45। और देखें इसमें की पॉइंट क्या है? या तो आप ओरिजिनल अमाउंट विद ओरिजिनल लाइफ लें या रिमेनिंग अमाउंट विद रिमेनिंग लाइफ लें। इशू हम गलती कब होती है? जब हम एक चीज ओरिजिनल वाली लेते हैं और एक चीज रिमेनिंग वाली लेते हैं, फिर हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन गलत हो रही होती है, वरना ठीक आती है। अच्छा, ग्रांट कितने से बताएं कि इनकम बनेगी? 160 डिवाइड बाय 5 इयर्स, दैट वुड बी 32। अब सिचुएशन ये हो गई 210, 128। ठीक है। एसेट की डेप्रिसिएशन अब कितनी होगी? अब भी 45। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई एस्टिमेट भी चेंज नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इक्वल रहता है। लेकिन वंस अगेन हम जरा दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि 210 का एसेट शोर है, 30 की रेजिडुअल वैल्यू है, अब रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स है। क्या जवाब आएगा? तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई 45। ग्रांट कितने की इनकम बनेगी? 128 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 इयर्स, दैट इज 32। वंस अगेन ये भी सेम आया। 1 जनवरी 2022 को पोजीशन हो गई 165 और 96। अब इशू आता है हमारे पास रीपेमेंट का। रीपेमेंट कब हो रही है? 2022 रीपेमेंट हो रही है। अच्छा, अब रीपेमेंट को कैसे हैंडल करें? रीपेमेंट के 3 स्टेप है। बैंक क्रेडिट होगा, सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जाएगी और डिफरेंस जो होगा वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जाएगा, क्योंकि ये मेथड डेफर्ड ग्रांट वाला है। तो हम इसके लिए वो जर्नल एंट्री अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि जर्नल एंट्री दें, हम यहां पर अपनी समझ के लिए बना रहे हैं कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगी, प्रॉफिट और लॉस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। ये बात हमें पता है। बैंक कितने से क्रेडिट होगा? जितने पैसे वापस कर रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड होगा? इक्वल टू क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन, विच इज 100 मिलियन की रीपेमेंट 5 साल में से 1 साल की कितनी बनती है? 20, और 2 इयर्स हो चुके हैं तो 40 कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। बाकी 60 कहां जाएगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे। जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे तो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट करने से वो बैलेंस बढ़ जाएगा या कम होगा? क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करने से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो 60 से कम हुआ, अब ये बैलेंस कितना बच गया?
एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? देखें 6 ईयर थी ना ओरिजिनल लाइफ, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर गुजर चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये अब भी क्या आई, इसको मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूं आपको, क्योंकि एसेट कितने था 1 माइनस 30 की रेजिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ अब भी क्या है 45 और ग्रांट कितनी है 36, रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स कितने की 12। अब एसेट कितने का शो होगा 120, ग्रांट कितने की शो होगी 24, ये आ गया। अच्छा ग्रांट को अब अगर करंट और नॉन करंट करना हो तो कर सकते हैं। लायबिलिटी तो एंड में कितनी बच गई 24, अगले साल में कितनी इनकम बनेगी 12, वो क्या हो गई करंट, और जो बाकी 12 बचेगा वो नॉन करंट। ये भी क्लियर हो रहा है। ये वर्किंग है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, शो कंपैरेटिव फिगर, यानी 22 के साथ 21 के भी फिगर बतानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब की बनानी है 2022, लेकिन कंपैरेटिव भी देना है। कंपैरेटिव का क्या मतलब है, लास्ट ईयर का डाटा भी देना है, विच वुड बी 2021। अच्छा अगर आप अपने एग्जाम में ये सब लिख दें और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो आपको कितने मिलेंगे 0, क्योंकि हमने अभी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी जब हम एक्सट्रैक्ट, और इंटरेस्टिंगली जब आप वर्किंग बना चुके हैं तो एक्सट्रैक्ट बनाने में आपको हार्डली 3 मिनट लगने, ठीक है, लेकिन नंबर उसी के बाद मिलने। इसलिए यह चीज एक इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चंस को कंक्लूड करें। आधा सॉल्यूशन देकर अगर कोई ये सोचता है कि मैंने वर्किंग कर दी है, एग्जामिनर बैठ के चेक करेगा कि क्या इसका सॉल्यूशन ठीक बनता है कि नहीं, और फिर वो उस हिसाब से मुझे नंबर देगा, तो ये हमारी गलत एक्सपेक्टेशन है। ऐसे नहीं होता, हमें काम कंप्लीट करके देना है, कंक्लूड करके देना है। फाइन, चलें अब हम ये वर्किंग सामने रखते हैं और एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। 2021 में हमारी डेप्रिसिएशन जो 2021 में रिकॉर्ड हुई है वो है 45, ठीक है। हमारी जो ग्रांट इनकम बनी है वो कितनी बनी है 32, और हमारा जो एसेट है वो 300 का था, इस टाइम तक 45 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी हमारी 135 की, तो एसेट 165 पर आ गया। इस टाइम पर हमारी लायबिलिटी थी 96, जिसमें से अगले एक साल में 96 में तो हम यूं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि भाई 96 की लायबिलिटी है, तो 96 में से एक साल अगला जो होगा 32 की अमाउंट, ये क्या बनेगी करंट, तो नॉन करंट क्या बचेगा 64। तो अकॉर्डिंगली नॉन करंट में हम कह रहे थे कि 64 शो होगा और करंट में कितना शो होगा 32, टोटल यही 96 बन रहा है, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट ईयर दोबारा डेप्रिसिएशन 45, ग्रांट कितनी इनकम बनी 12, लॉस कितना रिकॉर्ड हुआ रीपेमेंट पे 40, ठीक है। एसेट कितने का शो होगा, एसेट तो कॉस्ट तो भी 300 है, लेकिन अब एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां तक 135 थी, मजीद 45 की डेप्रिसिएशन से ये 180 हो गई, और अब एसेट शो होगा 120 का। ग्रांट टोटल कितनी है, करंट कितनी है इसमें से, और नॉन करंट 12। अब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, नाउ 7 आउट ऑफ 7। और दिस, हालांकि यहां पे आपका थॉट प्रोसेस वर्क कर रहा है ये, लेकिन एक प्रेजेंटेशन है जिसको नंबर मिलने हैं आपको। अब जो यहां पर हमारा IAS 220 का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके जो हमारे एंगल्स थे वो बेसिकली थे कि हमने सबसे पहले डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया, सेकंड स्टेप पर हमने रिकग्निशन और पीरियड ऑफ रिकग्निशन को डिस्कस किया, जिसके साथ हमने लोन के कॉन्सेप्ट भी देखे, फॉरगिवेबल लोन यानी रिकग्निशन, पीरियड ऑफ रिकग्निशन, फॉरगिवेबल लोन और लोन बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज और प्रेजेंटेशन को फोकस किया कि नॉर्मल वे में कैसे करते हैं, और फिर आज के दिन में जो मेन हमारा फोकस था वो किस पर था, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पे था। कल हमने ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की रीपेमेंट पहले कर ली थी, आज हमने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की रीपेमेंट को भी कवर किया। तो इस हिसाब से हमारा चैप्टर जो है फाइनली कंप्लीट हुआ। इसमें एग्जाम्पल 18 आपने लाजमी पढ़नी है, एग्जाम्पल 19 आपको घर से असाइनमेंट रजिस्टर पे करके लानी है। एंड नाउ बी वेरी केयरफुल कि आप एग्जाम्पल 19 करेंगे तो उसके सोल्यूशन में एक एरर है बुक में, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या एरर है। मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में एक लिंक शेयर किया हुआ है, जब आप उस लिंक पर जाते हैं
तो पूरी बुक में कहां कहां कोई एरर है वो आपको नजर आ जाता है और आप उसको देखकर अपनी बुक को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह होता है कि मैं लिंक में इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि बाज़ औक़ात ड्यूरिंग द सेशन हमें न्यू एरर्स भी आइडेंटिफाइड होते हैं। तो उस दिन एक बच्चा नहीं आया, उसके पास वो मिस हो जाता है, तो फिर हमने उसको लिंक पे रखा हुआ है ताकि जब भी आप उसको चेक करें तो आपको एक अपडेटेड लिस्ट मिलती जाए। कोई मजीद उसमें चीज ऐड होती है तो वो भी आपको मिलती जाए। तो किसी क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम आए तो उसको चेक कर लिया करें कि शायद उसमें करेक्शन को वहां से हमने फोकस करना हो। इसी तरह एक एमसीक्यू के आंसर में भी करेक्शन है, वो भी आपको वहां से कंफर्म हो जाएगी। तो टाइपिंग की एरर हो जाता है, कभी कभार कोई चीज वैसे गलत हो जाती है, आउटडेटेड इंक्लूड हो जाती है, तो वो आइडेंटिफाइड है और वो कवर हो जाती है। तो इसको आपने करना है। बाकी कुछ एमसीक्यूज हैं। अब ये टॉपिक आपका साथ के साथ कंक्लूड होना चाहिए, लाइक इसमें कोई और क्वेश्चंस मजीद करने वाले ना हो। अब आपका जो एक्चुअली जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो आपकी सिर्फ एक अटेम्प्ट होगी, जो अभी स्प्रिंग 2025 है, जिसका ICAP ने अभी सोल्यूशन भी नहीं दिया, वो आ जाएगा मई तक। वो सिर्फ आपने एंड में करनी होगी। बाकी आपके क्लास में ही सारे पास्ट एग्जाम्स भी कवर्ड है, सारी प्रैक्टिस भी कवर्ड है, जितना आपको पढ़ने की जरूरत है वो सब कुछ यही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वांटिटी से आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होना। और क्वालिटी का फायदा आपके हाथ में, आपके हाथ में है कि आप पहली बार जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप उसके आंसर को एक मर्तबा देखकर सॉल्व करेंगे तो आपने उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय कर दी। अक्सर हम करते हैं ऐसे। और अगर आप उसमें पहले बैठें जिससे आपके सर में दर्द होगा, 10 मरतबा ख्याल आएगा ये पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, लेकिन आप पेशेंस के साथ सोल्यूशन देखे बगैर करेंगे तो वो चीज आपको एग्जाम वाले दिन आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि फिर आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस अनसीन सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करने की होगी। और एग्जाम में जब वही काम करना पड़ रहा होगा तो वो आपके लिए कोई स्पेशल काम नहीं होगा, वो आपका रूटीन प्रोसेस होगा। ऑल टुगेदर आपके पासिंग के चांसेस, एग्जाम में आपका स्ट्रेस, आपकी स्किल, ये ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। हालांकि डिफरेंस एक छोटा सा कि एक नजर सोल्यूशन को देख लूं और फिर करूं, मेहनत इसमें भी हो रही है, और एक ही है कि थोड़े पेशेंस के साथ, अब हो सकता है भाई आप ना देखे बगैर करें सारे सोल्यूशन गलत हो जाए, हो सकता है, होने दें। ये सेशन है इसलिए कि हम गलतियां करें, उनसे सीखें और इंप्रूव करें। ये एग्जाम तो नहीं है ना डेली जो घर बैठ के करना है। इवन क्लास का टेस्ट भी कोई एग्जाम नहीं है। क्लास के टेस्ट में भी अगर एरर्स हो जाते हैं और आप बाद में उससे सीख लेते हैं तो ये लर्निंग है। नुकसान अब सिर्फ तब होगा जब ICAP का एग्जाम फेल करेंगे, उससे पहले सारा प्रोसेस जो है वो लर्निंग प्रोसेस है। सारा प्रोसेस इसलिए है कि गलतियां करनी है हमने, उनसे सीखना है और मजीद बेहतर करना है। ठीक है, टेस्ट फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होता। टेस्ट आपने पास कर लिया, 20 में से 15 नंबर ले लिए, लेकिन 5 नंबर की जो गलतियां की थी उनसे कुछ नहीं सीखा तो नुकसान, कोई फायदा नहीं हुआ आपको। और आपने 20 में से 2 नंबर लिए, लेकिन फिर आपने जाकर उसको इवेल्युएट कर लिया कि आपकी क्या गलतियां थी और नेक्स्ट टाइम आपने अंडरस्टैंड किया कि कैसे इनको रिपीट, तो वो टेस्ट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आप इंप्रूव हुए। सारा पॉइंट है क्लास में आने का क्या और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने का, एक ही पॉइंट है, इंप्रूव करना। आपकी नॉलेज PRC ज्वाइन करने से पहले अकाउंटिंग के बारे में कितनी थी और आज कितनी है, एक ह्यूज डिफरेंस है कि नहीं है? क्या आपको इवन आइडिया भी था कि कोई चीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती है? डिड यू नो एनीथिंग अबाउट के FIFO कोई मेथड है इन्वेंट्री का? अब पता है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने इंप्रूव किया है ना। और इस तरह की कम से कम 200 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके जहन में होंगे। इसी तरह से 200-300 कॉन्सेप्ट FR1 के थ्रू आने। ये एक प्रोसेस है, इसको लर्निंग प्रोसेस के तौर पर लेकर चलें। यहां पर आप जज नहीं हो रहे। इसी तरह मैं जब आपके रजिस्टर पे क्वेश्चन चेक करता हूं तो मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मुझे सही सोल्यूशन ला कर दें। मुझे रजिस्टर पर आपका सोल्यूशन चाहिए, मुझे एफर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो ठीक हो ही जाएगी। मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन मेरे पास भी है, मुझे खुद बनाना भी आता है, किताब में भी है। मुझे आपकी तरफ से एक एफर्ट चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं तो आप इंप्रूव करेंगे। आप इंप्रूव करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? पास। और आपका जो रिजल्ट है वो क्यूमुलेटिवली मेरा रिजल्ट है।
ठीक है, तो इसलिए मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स के बारे में कंसर्न हूं कि उन्हें पास होना चाहिए, क्योंकि एक भी जब फेल होता है तो मेरा रिजल्ट तो 100% नहीं होगा ना, तो दैट्स द पॉइंट। फॉर दैट रीजन हमें एक मिलकर एफर्ट करनी है, ये हमारा म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है। आप भी चाहते हैं आपका पेपर पास हो, मैं भी एग्जैक्टली यही चाहता हूं, एंड इन माई बेस्ट इंटरेस्ट ये चाहता हूं, क्योंकि मेरा फायदा उसी में है।